हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का शुभारंभ और पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। ये जो फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर है काफ़ी छोटा सा चैप्टर है, क्यूट सा चैप्टर है और एक तरह का हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर है। जनरली लोग इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस में दिया हुआ है तो इसको हमको पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये जो चैप्टर है हमारे फिजिक्स के इंटरेस्ट को, हमारे फिजिक्स के प्रति जो लगाव है उसको बढ़ाने वाला है। तो ये हम लोग जान लें कि ये फिजिकल वर्ल्ड में है क्या। फिजिकल वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? भौतिक जगत। हिंदी में अगर बात करें तो भौतिक जगत बोलते हैं इसको, ठीक है। तो फिजिकल वर्ल्ड में सबसे पहले हमको जानना है कि व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स है क्या, फिजिक्स क्या है, इसको हम लोग जाने। इससे पहले हम जानेंगे कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो आपको समझ में ये बात आ जाएगा फिजिक्स है क्या, फिजिक्स के स्कोप्स क्या हैं, एक्साइटमेंट्स क्या हैं, डेली लाइफ में फिजिक्स कहाँ यूज होता है, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, फिजिक्स मैथ को कैसे हेल्प करता है, मैथ फिजिक्स को कैसे हेल्प करता है। ये सारी बातें आपको समझ में आने वाली है। एक और बात हम लोग जानेंगे, इसमें 4 फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में जानेंगे और 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसमें 2 टर्म है जिसको हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम जाने कि व्हाट इज फिजिक्स, इससे पहले हम लोग जान लें कि व्हाट इज साइंस। साइंस है क्या? तो साइंस को हम बोलते हैं साइंस इज द सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच टू एक्वायर द नॉलेज अबाउट आवर सराउंडिंग्स थ्रू द ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड वेरिफिकेशन। क्या बोल सकते हैं? साइंस इज द ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक अप्रोच अटेम्प्ट टू एक्वायर द नॉलेज अबाउट आवर सराउंडिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड वेरिफिकेशन। बोल रहा है कि साइंस जो है वो क्या है, अपने आसपास के चीज़ों के बारे में जो नॉलेज, जानकारी इकट्ठा करना ही क्या है, साइंस है। लेकिन एक तरीका से, सिस्टमैटिक तरीका से, ठीक है। अब ये भाई जानकारी हम लोग प्राप्त कैसे करेंगे, हमको मिलेगा कैसे? तो थ्रू ऑब्जर्वेशन। हम लोग देखेंगे आसपास की चीज़ों में क्या हो रहा है और देखने के बाद हम ये समझेंगे उसको कि चीज़ें क्या हो रही है। उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक्सपेरिमेंट करने के बाद फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे और वेरिफिकेशन करने के बाद हमारा एक साइंस का थ्योरी तैयार हो जाएगा। जैसे सपोज करो एक एग्जांपल लो आप, जैसे पहले ग्रेविटेशन का जिक्र अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशन, जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, बहुत पहले नहीं उसका इन्वेंशन हुआ, बहुत बाद में हुआ, ठीक है। उससे पहले भी अर्थ सन के चारों ओर घूमती थी, सैटेलाइट जो है अर्थ के चारों ओर घूमते थे। तो क्या हम लोग उसके बारे में जानते थे, पढ़ते थे? नहीं जानते थे। तो फिर हमारा एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था न्यूटन। उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया। सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि एप्पल ऊपर से नीचे क्यों गिरा या कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे क्यों गिरा। यह एक ऑब्जर्वेशन, एक कहानी है जिसको पॉपुलर है, जो लोग सुनाते हैं, टीचर भी सुनाते हैं, स्टूडेंट के बीच में भी पॉपुलर है। पता नहीं कहाँ तक सच है, लेकिन ऐसे मानने से हमको फिजिक्स समझ में आती है, तो हम मान के चले कि ये कहानी क्या है, सच है, ठीक है। तो एक बार की बात है कि न्यूटन चचा जो थे हमारे, वो बैठे हुए थे पार्क में और पार्क में बैठने के बाद उनके आसपास, उनके सर पे या उनके बगल में पता नहीं कहाँ पे एक एप्पल गिरा। और एप्पल गिरा तो उन्होंने ये बात सोची कि भाई एप्पल ऊपर से नीचे क्यों गिरा। ऐसा तो नहीं होगा कि न्यूटन से पहले किसी ने एप्पल गिरते हुए देखा ही नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या किया, इस फेनोमेना को, इस घटना को क्या किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद थोड़ा सा और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? कुछ एप्पल को फिर ऊपर फेंका, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर फेंका, फिर नीचे आया, फिर उन्होंने पास के पड़े पत्थर को फेंका, वो भी नीचे आ गया। इसका मतलब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट से इस कंक्लूजन तक पहुंचे, वेरीफाई कर लिया इन्होंने कि कोई भी ऊपर से नीचे गिरती है। अब ऊपर से नीचे क्यों गिरती है, इसके लिए उन्होंने लॉ दिया और वो जो लॉ है हम लोग एक तरह का साइंस बन गया हमारे लिए। तो जितने भी साइंस में हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी का सबसे पहले ऑब्जर्वेशन था, फिर उन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या बन गया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद वेरीफाई हुआ और वेरीफाई करने के बाद एक लॉ बन गया। और ऐसे बहुत सारे लॉ जब इकट्ठा होते गए तो हमारा एक बहुत बड़ा सा सब्जेक्ट बन गया, जिसको हम लोग साइंस बोलते हैं। इस साइंस में 2 टाइप के साइंस होते हैं, ठीक है। अगर साइंस का बात करें तो साइंस को हम लोग 2 कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस और एक को बोलते हैं फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में आता है हमारा बायोलॉजी, बायोलॉजिकल में आएगा क्या, बायोलॉजी, और दूसरा फिजिकल होगा, फिजिकल में आ जाएगा आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। कुछ केमिस्ट्री में होता है, बायोकेमिस्ट्री वगैरह हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें भी आया था, लेकिन जनरली फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंस बोलते हैं हम लोग, इस साइंस को बांटा गया, ठीक है। हमको यहाँ क्या जाना है, हमको साइंस नहीं जानना, हमको जानना क्या, हमको जानना फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स?
आपके दिमाग में बात आता है व्हाट इज फिजिक्स? तो फिजिक्स के बहुत सारे डेफिनेशन है, आप याद कर सकते हो, देख सकते हो, गूगल कर सकते हो, अलग अलग जगह पे अलग अलग वेबसाइट पर आपको अलग अलग डेफिनेशन मिल जाएंगे, मतलब सबका एक ही है। अगर हम बात करें कि फिजिक्स है क्या, तो एनसीईआरटी ने साफ शब्दों में कहा है कि फिजिक्स को एक डेफिनेशन में डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो ये साफ साफ सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ है कि भाई हम फिजिक्स को डिफाइन ही नहीं कर सकते एक डेफिनेशन में। इतना ब्रॉड है फिजिक्स, समझ रहे हो आप बात को? इतना ब्रॉड है फिजिक्स का आप एक डेफिनेशन में डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसके लिए मल्टीपल डेफिनेशन चलते हैं। पहला डेफिनेशन जो हम आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना विच इज रिलेटेड टू द मैटर, एनर्जी एंड रेडिएशन। ये है फर्स्ट डेफिनेशन कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स जो है नेचर और नेचुरल फिनोमेना के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, किस चीज़ से रिलेटेड? मैटर, एनर्जी और रेडिएशन से। ये सारे क्या है? फिजिक्स है। एक्चुअली फिजिक्स में हम लोग बायोलॉजिकल वाला जो लिविंग बींग्स वाला है वो नहीं पढ़ते हैं। जैसे ग्रोथ ऑफ प्लांट भी एक नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन इसको हम फिजिक्स में नहीं, कहाँ पढ़ते हैं? बायोलॉजी में, क्योंकि ये जो है हमारा फिजिक्स के फील्ड में नहीं आता है। चलो आगे अगर बात करें, ये एक फिजिक्स है का डेफिनेशन हो गया। दूसरा अगर हम बात करें तो एक और छोटा सा क्यूट सा डेफिनेशन है कि ऑल द लॉज एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न्स द यूनिवर्स, वो सारे नियम कानून जो दुनिया चलाती है वही क्या है? वही तो फिजिक्स है। जैसे आप देखो आसपास होने वाली घटनाएं, जैसे ऊपर से किसी चीज़ का नीचे गिरना, अभी तुरंत हम लोग बात किए थे, तुरंत क्या ऊपर से किसी चीज़ का नीचे गिरना क्या है? ग्रेविटेशन, फिजिक्स है। मैं खड़ा हूँ, बोल रहा हूँ, आपके कानों तक सुनाई दे रहा है, तो साउंड जो है, साउंड एक जगह दूसरी जगह कैसे जाता है? ये क्या है? फिजिक्स है। ठीक है। जिस टेक्नोलॉजी से आप हमको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वो भी किसके वजह से? वो फिजिक्स की वजह से। तो कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि जो आसपास होने वाली घटनाएं हैं, जैसे टायर, जो गाड़ी होता है वो जो चलती है उसका टायर घिस जाता है, किसके वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। वो भी क्या है? फिजिक्स से। ठीक है। तो बहुत सारे चीज़ें जो है वो फिजिक्स में आती हैं, और हमारे आसपास की घटनाओं को जो एक्सप्लेन कर पाता है वो ही साइंस को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिक्स। मतलब कि वो सारे चीज़ जो दुनिया को चलाती है वही तो फिजिक्स है। अब कैसे बता दें फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स का मतलब क्या है? फिजिक्स का मतलब होता है, फिजिक्स का जो वर्ड है ये एक फॉरेन लैंग्वेज के वर्ड से बना है, और जिसका नाम मतलब होता है नेचर, और फिजिक्स का मतलब होता है नेचर। जैसे क्या कह सकते हैं? तो ये दिन और रात का होना, ये ठंडी गर्मी बरसात का होना, तारों का चमकना, बादलों का गरजना, नदियों का बहना, चिड़ियों का चहचहाट सुनाई देना, ये सारा क्या है? फिजिक्स है। आपसे मेरा बात करना, आपको मेरे इस तरह देखना, ये सब क्या है? ये सारा कुछ फिजिक्स है। तो एक्चुअली फिजिक्स है क्या? फिजिक्स कुछ नहीं, फिजिक्स इज द लव। क्या है फिजिक्स? लव है। लव ना बोलकर इसको और अच्छा बोले तो ये है ट्रू लव। क्या है? ट्रू लव। मतलब कि अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको फिजिक्स से प्यार हो ही जाएगा, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग है ही। अगर आप दिल लगाकर पढ़ो तो, मतलब वो दिल नहीं, मतलब मन लगाकर पढ़ो तो। चलो, तो ये फिजिक्स के बारे में कुछ कोट्स है। एक रदरफोर्ड का कोट्स है जो कि काफ़ी पॉपुलर है, फेमस है। अगर बात करें तो रदरफोर्ड ने कहा था कि फिजिक्स इज द ओनली साइंस, रेस्ट आर द स्टैम्प कलेक्शन। इसका मतलब क्या है? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रदरफोर्ड चाचा बोल के चले गए। केमिस्ट्री वाले लोग बुरा मान जाएंगे इस बात पे। ठीक है। क्या बोला? कि फिजिक्स इज द ओनली साइंस एंड रेस्ट आर द स्टैम्प कलेक्शन। स्टैम्प कलेक्शन का मतलब समझते हैं आप? नहीं समझते हैं? तो स्टैम्प कलेक्शन का मतलब था फालतू, टाइम पास। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जो भी साइंस ओरिजिनल वो फिजिक्स ही है, बाकी केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारे कुछ टाइम पास है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा रदरफोर्ड जा बोल के गए थे। ठीक है। तो ये है फिजिक्स। ठीक है। अब हम लोग फिजिक्स जान लिए। अब फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा और बात हम लोग जान लें कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स का रिलेशन क्या है। ठीक है। हम लोग देख लेते हैं कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स का रिलेशन क्या है, देख लें। तो फिजिक्स और मैथ्स जो है आपस में एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड हैं। मतलब कि फिजिक्स एंड मैथ्स, मैं ज़्यादा कुछ लिखूंगा नहीं, पहले बता दिया मैंने, क्योंकि ये चैप्टर इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। आपको मन करे तो 1-2 बार बुक को पढ़ लेना है। ठीक है। फिजिक्स और मैथ जो है एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। मतलब कि दो जिस्म एक जान वाला कहानी है इनका। ठीक है। ना तो ये इसके बिना रह सकता, ना ये इसके बिना रह सकता है। ठीक है। कैसे नहीं रह सकता है? ऐसे इसलिए नहीं रह सकता है क्योंकि फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं, जितने भी लॉज मतलब कि मैक्सिमम लॉज, उनको एक्सप्लेन करने के लिए मैथ्स का जरूरत पड़ता है। अगर मैथ्स नहीं होगा तो हम बहुत सारे फिजिक्स के लॉ को डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, उसको हम लोग दिखा ही नहीं पाएंगे।
कैसे? एक एग्जांपल लो वर्क का। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? F.S। वर्क क्या होता है? व्हाट इज वर्क? इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो भाई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, ये जो डॉट प्रोडक्ट है ना, ये हम लोग मैथ में पढ़ते हैं। इसको अगर और हम लोग तोड़े तो लिख सकते हैं Fs cos थीटा। और F तो हमारा फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये cos थीटा जो है ना वो मैथ से आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो इसको डिफाइन के लिए हमको मैथ का जरूरत पड़ेगा। एक और भी बहुत प्यारा सा कोर्स है कि इफ द फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स विल बी क्वीन। अगर फिजिक्स को हम राजा मान लें साइंस का, तो मैथ को रानी मानने में कोई बुराई नहीं है। दोनों में बहुत गहरा प्यार है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। और ऐसा बोल दें कि अगर फिजिक्स से हम लोग मैथ्स निकालते हैं तो हमारा फिजिक्स लंगड़ा टाइप दिख सकता है। चलिए, तो ये है मैथ्स और फिजिक्स में रिलेशन। और भी साइंस को सपोर्ट करता है हमारा फिजिक्स, जैसे मेडिकल साइंस हो गया उसको सपोर्ट करता है, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है। ठीक है, आगे हम इसमें चर्चा करेंगे, देखेंगे कि कहाँ कहाँ और फिजिक्स लगता है। ठीक है, दो बातें और हमको पढ़ लेनी है इसमें। दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। क्या है भाई? टू फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो लिखते हैं यहाँ पे, टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के दो सिद्धांत क्या हैं मुख्य? सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल्स हैं, इसको मेथड्स भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, फर्स्ट होता है हमारा यूनिफिकेशन। क्या होता है? यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का मतलब क्या? यूनिफिकेशन जनरली वर्ड का मतलब क्या होता है? यूनिफिकेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना, यूनिफाइड करना, चीज़ों को एक साथ लाना। जैसे यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया में किनका सबसे बड़ा हाथ रहा था? कौन थे हमारे इंडिया को यूनिफाइड करने वाले? तो और आयरन मैन हॉलीवुड वाले नहीं, हमारे भारत के आयरन मैन, जिनका बहुत बड़ा मूर्ति बना है। ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उन्होंने क्या किया था? भारत को जोड़ा था। ठीक है, तो कहने का मतलब है यूनिफिकेशन का भी मतलब कुछ उसी टाइप का है। यूनिफिकेशन का मतलब क्या है कि अगर हम लोग बहुत सारे घटनाओं को, वेरियस फिनोमेना, अगर वेरियस फिनोमेना को हम लोग किसी एक रूल से अगर एक्सप्लेन कर दें, ठीक है, एक रूल से एक्सप्लेन कर दें, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सप्लेन बाय फ्यू रूल्स, फ्यू लॉ, जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं यूनिफिकेशन इज द मेथड, या बोल सकते हैं यूनिफिकेशन क्या है कि व्हेन वेरियस फिनोमेनन आर एक्सप्लेन्ड बाय द फ्यू रूल्स कॉल्ड यूनिफिकेशन। ये एक तरीका पढ़ने का। जैसे एक एग्जांपल लेना चाहो आप, तो आप समझोगे कि जैसे हम लोगों ने पढ़ लिया ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ लिया, और ग्रेविटेशन पढ़ने के बाद हम लोग क्या किए कि भाई ग्रेविटेशन तो पढ़ लिए कि जो भी दुनिया के हर एक पार्टिकल है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक फोर्स से, जो कि प्रोडक्ट ऑफ मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस ऑफ बिटवीन देम के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो भाई ये लॉ पढ़ने के बाद हमको क्या क्या चीज़ समझ में आया? ये लॉ हम लोग ऐसे जान लेंगे, इसका डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज है। तो हम लोग इसके हेल्प से समझ सकते हैं कि सन के अराउंड अर्थ जो है, अर्थ जो रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, वो क्यों करता है? ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स। दूसरी बात, मून जो है, मून अर्थ के अराउंड क्यों घूमता है? भाई नहीं पता हमको, इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? ग्रेविटेशन। किसी भी बॉडी का फ्री फॉल मतलब कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे क्यों गिरता है, ये कौन बताएगा हमको? ग्रेविटेशन। रोटेशन ऑफ द बॉडी, रोटेशन क्या मतलब? रोटेशन ऑफ बॉडी नहीं, रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ को कौन एक्सप्लेन करेगा? तो ये भी हमारा एक्सप्लेन करेगा कौन? ग्रेविटेशन। तो कहने का मतलब एक हम ग्रेविटेशन पढ़ लिए, और ग्रेविटेशन पढ़ने के बाद हम ये चारों घटनाओं को एक ही चीज़ से क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। और इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? इसी चीज़ को कहा जाता है यूनिफिकेशन। एक्चुअली ये फिजिक्स का मेथड है। अगर हम एक रूल को पढ़ लें तो उस रूल से रिलेटेड जितने चीज़ को समझा जा सकता है उसको समझना ही क्या कहलाता है? यूनिफिकेशन। बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। दूसरा जो प्रिंसिपल है हमारे पास, वो उसको बोलते हैं रिडक्शनिज्म। क्या होता है? रिडक्शनिज्म। समझना जरूरी है, इसमें लिखना कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो
चैप्टर में जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना होगा, उसको मैं ज़रूर नोट कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है वो है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म क्या होता है? रिडक्शनिज्म जो है वर्ड रिड्यूस से बना है। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि चीज़ों को पढ़ने के लिए हमको कम कर लेना है। अब कम कैसे होगा? तो मान लेते हैं कि एक हमारे पास बुक है, ये बुक है हमारे पास, ठीक है, और इस बुक को हमको पढ़ना है। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले चैप्टर बाय चैप्टर 15 चैप्टर में इसको बांट दिया, और 15 चैप्टर को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे करके हम लोग पढ़ लिए, ठीक है, 15 चैप्टर में। क्या एक बुक को, एक ही टॉपिक को पूरे बुक में लिखा रहता तो उसको पढ़ना इजी होता, या चैप्टर बाय चैप्टर चीज़ें रखे तो इजी होता? चैप्टर बाय चैप्टर रखा तब इजी होता। फिजिक्स के लैंग्वेज में इसको समझे तो अगर हम लोग मान लो कि जनरेटर पढ़ना है या मोटर पढ़ना है, इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर को डायरेक्ट पढ़ना सही है, या फिर इसके हम लोग पार्ट्स को पहले पढ़ लें, पार्ट्स के बारे में जान लें, उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर को पढ़ लें तो समझ में आएगा? जाहिर सी बात है पार्ट्स को पहले पढ़ लें। तो रिडक्शनिज्म क्या होता है? तो हम लोग बोलते हैं इसको कि द स्टडी ऑफ अ सिस्टम, स्टडी ऑफ सिस्टम, स्टडी ऑफ अ सिस्टम इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। अगर हम लोग किसी चीज सिस्टम के कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स का स्टडी कर लें और पास्ट को स्टडी कर लें तो फिर उस सिस्टम को समझना काफ़ी ईजी होगा। जैसे 10th क्लास में एक एग्जांपल था, आपने इलेक्ट्रिक मोटर बनाया, याद है? नहीं याद है? याद करो, याद करो, याद करो। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये हमारा होता था कॉइल, इसको कॉइल बोलते थे हम लोग, ठीक है, कॉपर का लेते थे। इससे जुड़ा हुआ था क्या? एक एक्सल पाइप टाइप का होता था, याद होगा शायद, एक्सल, ठीक है, और एक्सल पे लगा होता था, सॉरी, एक्सल पे लगा होता था ब्रशेस, ठीक है, और एक और होता था, एक स्प्लिट रिंग होता था, ठीक है। कहने का मतलब ये हमारा मोटर था। अगर इसको हमको समझना है तो अगर कोई हमको बोल दे कि भाई लो ये मोटर है, देख के समझ लो, तो मेरे दिमाग में एक बात आएगा कि भाई मोटर तो है, इसमें मैग्नेट का क्या काम, इसमें कॉइल का क्या काम, ये जो रिंग लगा हुआ है बीच में टूटा क्यों है, ये ब्रशेस लगे हुए ये क्यों है? तो इसके अगर हमको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अगर नॉलेज है, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स को अगर हम पढ़ लें कि भाई यहाँ पे मैग्नेट का क्या यूज है, रिंग का क्या यूज है, स्प्लिट रिंग जो है, कॉइल का क्या यूज है, ब्रशेस का क्या यूज है, अगर ये हम लोग जान लें तो हम लोग इस सिस्टम को उतना अच्छा समझ सकते हैं जो कि हम पहले नहीं समझ पाते हैं। इसका फायदा एक और है कि अगर मैग्नेट के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेंगे तो मैग्नेट को और कहाँ यूज कर सकते हैं ये भी हम लोग जान सकते हैं। रिंग, स्प्लिट रिंग, कम्यूटेटर को और कहाँ यूज कर सकते हैं, ब्रशेस को और कहाँ यूज कर, ये भी हमको पता चलता है। तो ये दो तरीका है, एक यूनिफिकेशन और दूसरा होता है रिडक्शनिज्म। ये दो तरीका है जिससे हम लोग फिजिक्स के लॉज को, फिजिक्स को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं एक बेहतर तरीके से। चलिए, आई होप समझ में आया होगा आपको ये बात। नहीं आया होगा तो कमेंट करेंगे, ठीक है। एक और डिटेल वीडियो आपको लिख के बता देंगे अगर आप चाहें तो। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। स्कोप क्या है? स्कोप का मतलब है फिजिक्स में आपको पढ़ने क्या क्या है, ठीक है। अब क्या ये 2 सालों में आपने ISC लिया है, साइंस स्ट्रीम को चुना है, तो 2 सालों में आप क्या पढ़ने जा रहे हो, यही क्या, इसी को क्या बोलते हैं स्कोप, ठीक है, कि क्या क्या पढ़ना है। स्कोप ऑफ फिजिक्स, स्कोप ऑफ फिजिक्स। तो जनरली हमको ऐसा डिजाइन किया हुआ सिलेबस हमारा कि हर फिजिक्स के ब्रांच को थोड़ा थोड़ा हमको यहाँ पे पढ़ लेना है, ठीक है। सबसे पहले आता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स आप पढ़ोगे क्लास 11th में, एकदम मज़ा आने वाला है मैकेनिक्स में, एकदम फील हो जाएगा, एकदम प्यार हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा अगर बात करें हम लोग तो है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स। तीसरा अगर बात करें हम लोग तो तीसरा है हमारे पास, बोल सकते हैं हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हो जाए इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और चौथा हमारे पास ऑप्टिक्स, ठीक है। ये जो ब्रांचेज हैं फिजिक्स के, ठीक है, ये जो ब्रांचेज हैं, जो स्कोप है, इसको हम लोग क्या करते हैं कि इस जो ये जो फिजिक्स दिख रहा है हमारा, इस फिजिक्स को हम बोलते हैं मैक्रो फिजिक्स। क्या बोलते हैं? मैक्रो फिजिक्स। मैक्रो फिजिक्स PHY लिख दूँ, समझ लेना आप, ठीक है। या इसी को हम लोग क्लासिकल फिजिक्स भी बोलते हैं, या आप क्लासिकल फिजिक्स बोल दो या मैक्रो फिजिक्स बोल दो,
अच्छा, क्लासिकल का मतलब क्या होता है? क्लासिकल का मतलब हम लोग क्लासिकल डांस, क्लासिकल सॉन्ग जानते हैं। क्लासिकल का मतलब कि जो पुराना है, जो पहले से चला आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्लासिकल। तो ये जो फिजिक्स है वो बहुत पहले का फिजिक्स है, ठीक है, बहुत पुराने समय से ये फिजिक्स डेवलप हो गए और इसको हम पढ़ते हैं और इसको क्या बोलते हैं? मैक्रो फिजिक्स या क्लासिकल फिजिक्स। अब मैक्रो क्यों कहा गया इसको? तो मैक्रो कहने के पीछे ये रीजन है कि इसमें जो चीज़ें पढ़ते हैं, जिस ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, जिस चीज़ों के बारे में, वो बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, उनका साइज बड़ा होता है, ठीक है। जैसे मैकेनिक्स में आप पढ़ोगे रेस्ट एंड मोशन, लॉज ऑफ मोशन, फोर्स, मोशन इन प्लेन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वर्क, पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशन, रोटेशनल, ये सारा चीज़ जो है वो मैकेनिक्स में आएगा और मैकेनिक्स में हम लोग चीज़ों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में हीट के बारे में पढ़ते हैं, हीट से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चार्जेस और मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है। और ऑप्टिक्स में आप जानते होंगे शायद लाइट के से स्टडी किया जाता है। ये तो जो दो चैप्टर है इसको हम लोग 11th में पढ़ते हैं और ये दो चैप्टर जो है इसको हम लोग 12th में पढ़ते हैं, ठीक है। ये हुआ। अगर हम बात करें इसको क्या बोले? क्लासिकल फिजिक्स। ध्यान रखना है कि क्लासिकल फिजिक्स जो है हमको 11th में पढ़ने हैं भर भर के, ये सारे क्लासिकल फिजिक्स है। अगर हम बात करें दूसरा फिजिक्स, तो एक होता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स बोल दो इसको आप, या फिर आप इसको क्या बोल दो? क्वांटम फिजिक्स बोल दो, या इसको आप माइक्रो फिजिक्स बोल दो। तो माइक्रो समझ में आया होगा शायद आपको, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स मतलब कि जो बाद में बने फिजिक्स, मतलब जो मॉडर्न एज में फिजिक्स बने उनको क्या कहा गया? मॉडर्न फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स को यही नाम है, ठीक है। और इसी को माइक्रो फिजिक्स बोलते हैं। माइक्रो का मतलब स्मॉल, जो स्मॉल स्मॉल चीज़ों के बारे में, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में अगर बात करें जब पढ़ाई होती है फिजिक्स में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो फिजिक्स। इसमें आप क्या पढ़िएगा? आप नेचर ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे, एटम है क्या इसका अंदर में है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन एटसेट्रा, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा क्या? सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, सेमीकंडक्टर के बारे में इसमें पढ़ते हैं। और भी बहुत सारा चीज़ है जो कि हम लोग ये माइक्रो फिजिक्स में पढ़ते हैं। और जो माइक्रो फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स, इसको हम लोग क्लास 12th में पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, ये माइक्रो फिजिक्स और मैक्रो फिजिक्स, जो क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स है, इसके बीच में डिफरेंस कैसा हुआ? क्या हुआ ऐसा कि एक फिजिक्स को अलग किया, इसको अलग? तो इसके बीच एक लाइन खींची गई, और ये लाइन कब खींची गई? 1905 में। अब 1905 में ऐसा क्या हो गया? क्या गांधी जी आंदोलन कर? नहीं। 1905 में आइंस्टीन ने रिलेटिविटी का थ्योरी दिया था, और उस रिलेटिविटी थ्योरी देने के बाद जो लोगों का फिजिक्स का देखने का नज़रिया था वो बिल्कुल ही चेंज हो गया था। तो उसके बाद जो फिजिक्स बना है 1905 के बाद, उसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं, और जो पहले वाला उसको क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। समझ में आया होगा, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जब मैं स्टार्ट करूँगा तो होल सिलेबस डिस्कस करूँगा और उसके बाद पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलो देखोगे, तो ये हमारा माइक्रो फिजिक्स और मैक्रो फिजिक्स। मैक्रो फिजिक्स क्यों कहा गया, मैक्रो फिजिक्स क्यों कहा गया, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए, आपके माइंड में ये बात आनी चाहिए। चलो, एक और बात है यहाँ पे कि फिजिक्स और टेक्नोलॉजी एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। टेक्नोलॉजी एंड फिजिक्स, अगर हम बात करें तो फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का एक दूसरे से काफ़ी गहरा संबंध है। क्योंकि जो भी आज आप टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, जितने भी मशीनरी सामान देख रहे हैं, मशीनरी चीज़ देख रहे हैं, वो सारे कुछ किसके वजह से? फिजिक्स की वजह से। देखो, ये जो मार्कर यहाँ पे चल रहा है ना, इसमें फिजिक्स का लॉ अप्लाई होता है, ठीक है। इसको मैं पकड़ पा रहा हूँ, इसमें फिजिक्स का लॉ अप्लाई होता है। मैं आप बोल रहा हूँ, आप सुन पा रहे, इसमें फिजिक्स का लॉ अप्लाई होता है। और जो हमारे और आपके बीच में ये जो मोबाइल फ़ोन है, ये भी फिजिक्स वालों ने ही बनाया है, ठीक है। फिजिक्स के लॉ को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। तो कहने का मतलब कि फिजिक्स जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी को लाती है। किसको? न्यू टेक्नोलॉजी को। मतलब फिजिक्स जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देती है, लाती है। जो भी न्यू टेक्नोलॉजी बने हैं वो फिजिक्स की वजह से बने हुए हैं, ठीक है। फिजिक्स के लॉ प्रिंसिपल्स को यूज करके बने हुए हैं। जैसे एग्रीकल्चर में आप बहुत सारे देख सकते हैं, ट्रैक्टर देख सकते हैं, थ्रेसर देख सकते हैं, हार्वेस्टर देख सकते हैं। ये सारे जो क्या है वो फिजिक्स वाला दिया है, जो कि एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है। मेडिकल साइंस में देखोगे आप तो अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्सरे और भी बहुत सारे मशीनरीज होता है। यहाँ तक कि जो हम लोग सिरिंज यूज करते हैं इंजेक्शन देने के लिए, वो भी फिजिक्स के लॉ पे ही बेस्ड है, बनाया गया उसको। जो स्लाइन चढ़ता है आपका, जो वाटर पानी चढ़ाया जाता है, ठीक है, ब्लड में, वो भी किसके प्रिंसिपल पे काम करता है? फिजिक्स के प्रिंसिपल पे भी। तो कहने का मतलब कि फिजिक्स जो है क्या किया है कि नए नए टेक्नोलॉजी को लाया है,
और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिक्स ने नया टेक्नोलॉजी आया है, नए टेक्नोलॉजी जब आए तो उन्होंने नया फिजिक्स मिलाया है। ऐसा कैसे सर? टेक्नोलॉजी फिजिक्स कैसे ला सकता है? तो टेक्नोलॉजी ऐसे फिजिक्स ला सकता है कि जब हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं था, तो हम छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन जब बन गया माइक्रोस्कोप तो हम लोग क्या किए कि जो फिजिक्स के पार्टिकल्स है, जो मैटर्स के पार्टिकल्स थे, उनको हम लोग और भी अच्छे से स्टडी कर पाए, और उससे क्या हुआ, हमारा नया टेक्नोलॉजी आया। जैसे अगर बात करें एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल, बहुत ही फेमस है सेमीकंडक्टर। पॉपुलर क्या मतलब जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया, सेमीकंडक्टर। जानते हैं आप लोग सेमीकंडक्टर, जो क्लास 12 में पढ़ेंगे। इसमें एक है हमारे पास सेमीकंडक्टर जिसको बोलते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है? तो भाई सिलिकॉन एक तरह का सेमीकंडक्टर है, मतलब कि कंडक्टर भी है और नहीं भी है, मतलब कि दोनों टाइप का काम करता है। इसका यूज जो है पहले नहीं हुआ करता था, ठीक है। अगर आपको याद होगा, कंप्यूटर आपने कभी पढ़ा होगा, तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर जो था, एक रूम इतना बड़ा था, बहुत ज़्यादा बिजली लेता, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता और बहुत स्लो काम करता था। उसके बाद आया वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद आया ट्रांजिस्टर, उसके बाद आया आईसी, और उसके बाद आ गया क्या, चिप, माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर जो बना है वो क्या से बना है? सिलिकॉन से बना है। या आपके फ़ोन में जितने भी चिप वाले सिस्टम है, ठीक है, सिम कार्ड हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सारा कुछ जो है वो क्या है, सिलिकॉन से बना हुआ है। तो सिलिकॉन के बारे में पहले जब स्टडी किया जा रहा था तो कुछ लोग का कहना था कि बेवकूफ़ हो, क्या पढ़ रहे हो, फालतू टाइम पास। लेकिन वो टेक्नोलॉजी आई तो हम सिलिकॉन के बारे में पढ़े, इसके बारे प्रॉपर्टी जाने और इसका फिर यूज करें। तो नया फिजिक्स जो है, नई टेक्नोलॉजी आती है और नई टेक्नोलॉजी है वो नया फिजिक्स बनाता है। बात क्लियर है? चलो देखो, अब एक लास्ट बात हम लोग पढ़ लें, ठीक है। 4 टाइप के फोर्सेस हैं हमारे पास, ठीक है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है 4 टाइप का फोर्स, क्या क्या है। तो जितने भी नेचर फोर्स है उसको हम लोग 4 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। 4 कैटेगरी में क्या क्या होता है? पहला जो है सबसे फर्स्ट फोर्स, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स, जो कि नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स है। सबसे कमजोर फोर्स जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स है, जो कि 2 मास बॉडी के बीच में लगता है, ठीक है। ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, मतलब कि दूर दूर ऑब्जेक्ट में भी लगता है। जैसे अर्थ कहाँ पे है, सन कहाँ पे है, दोनों बहुत ही दूरी है, लेकिन इन लोग दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, तो ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। दूसरी बात कि इसका जो बीच में फोर्स है उसमें मीडियम का जरूरत नहीं होता है। दूसरा जो हमारा फोर्स है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। जैसे नाम से ही क्लियर है, न्यूक्लियर फोर्स। तो ये न्यूक्लियस के अंदर, एटम का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही लगने वाला फोर्स है, और इसका नाम वीक है, इसलिए थोड़ा वीक, नाम वीक नहीं, वीक होता है, इसलिए इसका नाम वीक न्यूक्लियर फोर्स हो गया। अगर आपको याद होगा तो कुछ पढ़े होगा आपने, या पढ़ेंगे आप, अभी तो नहीं पढ़ा होगा आपने, ठीक है। कुछ बीटा डीके वगैरह होता है, ठीक है, बहुत ही रेयर फोर्स है जो बहुत कम सिलेबस में मिलने वाला है, उसमें ये फोर्स हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तीसरा जो फोर्स है हमारा, तीसरा फोर्स को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वो क्या है? 2 चार्जेस या 2 मैग्नेट के बीच में जो फोर्स लगते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये जो फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं और 2 चार्जेस के बीच में लगते हैं, ठीक है। ये एक तरह का स्ट्रॉन्ग फोर्स है। और सबसे लास्ट में आता है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन होता है ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। ये जो सारे फोर्सेस लगते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो क्या कहलाता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और ये फोर्स इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा कि आप न्यूक्लियस को तोड़ो तो बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी निकलता है, इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो ये है आपके 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्सेस। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो देखें, एक बार बुक पढ़ें, कहीं से नोट्स देखें, और अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करते हैं तो वहाँ पे टीचर से डिस्कस करें, ठीक है। क्वेश्चन आप देख लेंगे इस एक्सरसाइज के। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर द डे।